बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बात करेंगे आज एम जी टी 201 के मॉड्यूल नंबर 9 की। टॉपिक्स हैं 163 से 185। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये एक ही लेक्चर में इसको हम कवर करें। प्रीवियस दो मॉड्यूल्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे। बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की, ये क्या होती हैं इसकी बात बाद में। पहले ये देखेंगे कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कि जब ये क्या होती हैं वो हमें कहाँ की वजह से समझ आ जाएंगी, जल्दी समझ आ जाएंगी। सिंपल सी बात है कि मैंने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मैंने ये चीज देखनी है कि आया ये प्रोजेक्ट मेरे किसी काम का है कि नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये प्रोजेक्ट से मुराद क्या है। हम इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जी। इटली ने पाकिस्तान के अंदर मोटरवे बनानी है और ये बात है 1997 की। इतनी सा प्रोजेक्ट चल रहा है, पाकिस्तान की डील चल रही है। इटली हमारी कंट्री में मोटरवे बनाना चाह रहा है। अब उसने सबसे पहले देखना है कि इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। अब उसको बनाने के में 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे। वो 3 साल में उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई। उसके बाद अगले 10 ईयर्स उसमें एनुअल रिटर्न्स आने हैं। अब रिटर्न्स कौन से, जो मोटरवे पर चार्जिंग होती है। 10 साल तक वो पैसा इटली ने लिया, यानी कि समझ लें 1998 में या 1999 में, 98 में आई थिंक से पूरी होगी, ये 97 नहीं 95 की बात है शायद, ठीक है। 98 में मोटरवे पूरी होगी और उसके बाद 2008 तक जो है वो इटली वहां से पैसा कमाता रहा। अब उसको 10 रिटर्न आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 रिटर्न आए। अब बात यह है कि ये 10 जो रिटर्न्स हैं इसको हमने इस कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। अब वो कंपेयर करने के कई तरह के मेथड्स होंगे। वो कंपैरिजन किस तरह से होगा। एक तो सिंपली होगा कि हम ये देखेंगे कि इनको सम करते चले जाएंगे और देखेंगे कास्ट अगर फर्ज करें जी 10 बिलियन लगी है, मिसाल ले लेते हैं ना, और वो 7वें साल में जाकर 10 बिलियन पूरी होगी, तो इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट 7 साल में हमें पैसा रिटर्न कर दे, अगले 3 साल का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है फाइनेंस के स्टार्ट में, फाइनेंस का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको कंसीडर किया गया, तो हमें क्या करना है, इन रिटर्न्स की डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये रिटर्न्स हमारी कॉस्ट को मीटअप करते हैं, यानी कि हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ। तो देखेंगे कि आया ये आपस में इंटरलेट हुए हैं कि नहीं। उसके लिए फिर हमें कई तरह की टेक्निक्स दी गई और उन टेक्निक्स को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। आगे चलते हैं, हम उन टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, टेक्निक्स, क्राइटेरिया, कैश फ्लोज, ये सारी बातें हम करके आगे। अब जो टेक्निक्स है उनमें मेजर टेक्निक्स को तकरीबन 7 हैं, लेकिन मेजर 4 जो है वो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। एक पेबैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इनके इंडिविजुअली फार्मूलाज देखेंगे। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज में एक तो इनिशियल कैश फ्लो है जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज हैं और फिर कैश इनफ्लोज आते हैं जो कि हमारे रिटर्न्स कहलाते हैं। टर्मिनल कैश फ्लो एट द एंड जो है वो कैश फ्लो टू एग्जिट, एग्जिट होने के लिए जो कैश फ्लो होगा वो टर्मिनल कैश फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है जी डेप्रिसिएशन मेथड एंड कैश फ्लोज। जी,
अगर तो हम किसी फिक्स एसेट के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन मेथड भी आएगा। ऑब्वियसली आप मोटरवे की हमने बात स्टार्ट की तो मोटरवे की भी तो डेप्रिसिएशन होगी। अब वो डेप्रिसिएशन मोटरवे की उनके लिए 10 साल थे। 10 साल में मोटरवे को एक्सपायर करके चले गए थे कि अब आप जाने, आप इसको बनाएं, इसको ठीक करें और इससे पैसा कमाएं। तो उन्होंने मोटरवे को 10 इयर्स में डिवाइड करके उसकी कॉस्ट को डेप्रिसिएट किया और फिर उसको कैश फ्लोज के साथ मैचअप किया। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 3 नॉर्मली मेथड यूज किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन के 14 मेथड्स हैं टू कैलकुलेट अ डेप्रिसिएशन। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है कि हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स पे और ये हमारी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकलाती है और हर साल यही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। अगर परसेंटेज गिवन हो तो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस्ट के साथ, सीधा सीधा। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमें परसेंटेज गिवन होती है और हम क्या करते हैं, हम हर साल जो यानी कि अमाउंट डिक्लाइन होके आती है, यानी कि अगर हमने एसेट 1 लाख का लिया था, 10 पहले साल हमने 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली तो वो 80,000 का रह गया, तो दूसरे साल 20% हमने लेना है उस 80,000 का। इसका 20% हम लेंगे तो आपका 16,000 आएगा, माइनस करेंगे 64,000 आ जाएगा, तो तीसरे साल आपने 20% उसकी 64,000 का लेना है। ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। तीसरा आता है ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड कि हम इस से अगर ये मशीन है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सिर्फ मशीन के लिए यूज हो सकता है। मशीन है तो वो टोटल अपनी पूरी लाइफ में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, टोटल यूनिट्स। हम फिर उसको सालाना बेस पे डिवाइड करते रहे कि हमने हर साल कितने यूनिट्स उसमें से बनाए हैं और यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी। कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जिस तरह बेसिकली जो भी हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं ये नॉन कैश एक्सपेंस, और भी कई तरह के होते हैं, लेकिन खैर हमें इसको ट्रिक बाद में बात करेंगे। हम आते हैं जी इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की। देखते हैं इसमें वो मैं क्या कहता है। इसमें परचेज प्राइस है जी, ओके हो गया। फिर डायरेक्ट कॉस्ट में फ्रेट है, कोई इंश्योरेंस लगी, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस, यानी कि अगर ये मशीनरी की बात कर रहा है तो को ड्यूटीज हमने पे की, को टैक्सेस पे की, ये सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। फिर आता है जी हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। जी इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल डेप्रिसिएशन, नेट चेंज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडिशनल इनकम, नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकलता है जी। ये देखें आप सोच रहे होंगे कि 2 दफा एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों नहीं, कि जो रेवेन्यू आया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की, प्रॉफिट में जो चेंज आया वो निकल आया, जो इनकम टैक्स चार्ज है वो माइनस किया, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ गया, फिर डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दी। क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है और नॉन कैश एक्सपेंस हम माइनस नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें एट द एंड उसे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है, तो फिर हम उसमें से डेप्रिसिएशन क्यों माइनस। आगे प्रोसीड करते हैं जी। देखिए जी, वाई डिडक्ट डेप्रिसिएशन, वाई ऐड बैक, ये सारी बातें मैं फिर कर आया। डेप्रिसिएशन के और मेथड्स होते हैं। अगर तो हमारे पास वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसकी अमोर्टाइजेशन होती है। ऐसा एसेट है जो कि अपनी वैल्यू लूज करता है रैपिडली, डिप्लीशन होती है। बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स जो लोगों को हमने उधार दिया हुआ, यानी कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, अगर वो पैसे वापस ना मिले तो उन्हें बैड डेट्स कहते हैं। फिर आता है जनाब हमारे पास कैश फ्लो इन द लास्ट ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। ये जी हाँ, टर्मिनल कैश फ्लो, जो आखिरी साल जो कैश फ्लो आएगा जब उसकी लाइफ क्लोज हो रही है तो वो टर्मिनल कैश फ्लो कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ही काफी है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
देखें जी, कास्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उसको मशीनरी को निकाल के पैसा लगा के बाहर रखना या किसी को देना या कुछ भी करना, वो सारी टर्मिनल कैश फ्लो कहलाती है। ओके जी, इनिशियल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट, टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ ओल्ड एसेट। क्या होता है जी, नया एसेट परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टैक्स ड्यूटीज में ऐड हो गई, इनिशियल इंस्टॉलेशन ऐड हो गई, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट ऐड हो जाएगा, टैक्स सेविंग ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एसेट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। टैक्स ऑन प्रोसीड्स ऑफ सॉल्वेज वैल्यू ये भी ऐड होगा। सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है? सॉल्वेज वैल्यू होती है कि जब एसेट आपका स्क्रैप हो गया, अब काम का नहीं रहा, और आप उसको स्क्रैप के तौर पर बेच दें कि चलो यार लोहा तो है ही है, कबाड़ियों को बेच देते हैं, तो वो जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपकी सॉल्वेज वैल्यू। जी, अब आते हैं हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में, कैश फ्लोज की तरफ आते हैं। अब 4 मेथड्स हम पढ़ के आए हैं, इन चारों पे सबसे पहले पे बैक पीरियड बात करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो पैसे हम जमा करते जाते हैं और जिस साल में हमारी इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाती है, हम उसको वो जो मेथड है वो पे बैक पीरियड कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि फर्ज कर ले हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये ब्लैक है, इसको हम ऐसा करते हैं जी, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। एक हमारी इन्वेस्टमेंट है, फर्ज करें वो 5,000 है। मुझे पहले साल रिटर्न आया 1,000, दूसरे साल रिटर्न आया 1,500, तीसरे साल रिटर्न आया 2,500, नहीं इसको 2,000 कर लेते हैं, चौथे साल रिटर्न आया मुझे फिर 2,000। अब देखें ये 1,000 पहले साल था, 2 साल ये 2,500 हो गया, तीसरा ये 4,500 हो गया, मेरा से 500 रिकवरेबल रह गया, तो वो चौथे साल में जाकर रिकवर होगा, तो मैं कहूँगा 3.25 ईयर्स जो लगे हैं मेरे ये पे बैक पीरियड के लगे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? हम पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। ए जो है, जो जिस साल हमारे पैसे नियर टू कंप्लीट है हम उसको कहते हैं, ये हमारा ए है जी। हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बी कहते हैं, इसी साल के जो पैसे हैं उसको सी कहेंगे, अगले साल की जो कैश इनफ्लो है उसको हम डी कहेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी IRR। IRR जो कि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ये आगे जब फॉर्मूला आएगा तब बात करेंगे, अदरवाइज हम इसको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बात करेंगे। फिर आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं कि अपनी, अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर अच्छी तरह सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है जी सिंगल फ्यूचर वैल्यू, जब फ्यूचर वैल्यू सिंगल हो तो उसे हम कहते हैं 1 प्लस आर पावर एन, इस मेथड से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूअल कैश फ्लोज हैं, यानी कि सेम कैश फ्लो हर साल आ रहा है, तो आर इंटू, हम एनुटी मेथड से सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर पावर एन डिवाइडेड बाय आर, ये एनुअल मेथड सॉल्व करते हैं। अगर हमारे कैश फ्लोज अनइक्वल हैं, हर साल से डिफरेंट कैश फ्लो आ रहा है, तो फिर R1 ओवर 1 प्लस आर पावर 1 प्लस R2 ओवर 1 प्लस आर पावर 2 एंड सो ऑन, जितने सालों के रिटर्न्स हो Rn ओवर 1 प्लस आर पावर n। इन 3 मेथड से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। अगर तो हमारी एनपीवी 0 हो, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो, पॉजिटिव हो, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं, पॉजिटिव हो, अगर एनपी हमारी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, अगर एनपी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, ये एग्जैक्टली नेट प्रेजेंट वैल्यू है, सिर्फ इसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट, उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के वही मेथड है जी। फिर पे बैक पीरियड को फाइंड आउट करने लगा, वो ये जी आ गया, 1,00,000 हमारी इन्वेस्टमेंट थी, पहले साल 20,000 आया, दूसरे साल 40,000 आया, 60,000 हो गया, तीसरे साल 40,000 आया, तो 1,00,000 हमारा 30 साल पूरा हो गया, तो हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 3 ईयर्स है।
आगे हमारे पास आ गया, मैं आपको इसका फार्मूला एग्जैक्ट डिटेल में समझा चुका हूँ जी। अगर तो हमारे कैश इनफ्लोज हम जी, ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, इसमें उसने डिस्काउंटिंग की हुई है, ये भी काफी हद तक एक्सेप्टेड होता है। तो पहले से 18,182 में रिकवर हुआ क्योंकि हमने 10% उसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसको डिस्काउंटिंग कर ली। ये जो प्रेजेंट वैल्यू का तीसरा फार्मूला पीछे मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है। 30,000 का 24,000 हो गया, 40,000 का 30,000 रह गया, 50 का 34 रह गया, 60 का 37 रह गया। पहले साल 18, फिर 42 हुआ, फिर 73 हो गया, फिर 1,07,000 हो गया, तो उसका मतलब चौथे साल में जाके हमारा कैश फ्लो रिकवर हो रहा है। ठीक हो गया जी। आगे आते हैं जी, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्ट्स। दो प्रोजेक्ट कंपैरिजन बात वही आनी है, आगे चलेंगे, हम इसमें टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब बारी आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। जी, कैश इनफ्लो आपका 1,00,000 है, इन सब की उसने प्रेजेंट वैल्यूज मालूम कर ली। 1,44,000 आ गया, 1,44,000 में से 1,00,000 माइनस किया तो 44,000 आपका पॉजिटिव आंसर आया। ये प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्टेड है। आगे प्रोसीड करेंगे जी। हाँ, वो अब वो आना बेसिकली यही है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना है कि नहीं होना। जी, यहाँ पे एक बात उसने बड़ी अच्छी की है, ये एक एमसीक्यूज आपको बन सकता है, ज़हन में रखिएगा कि जैसे जैसे डिस्काउंट रेट आपका इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्लाइन करती चली जाएगी। ये देखिए, ये एग्जांपल है प्रोफाइल, वो डिस्काउंट रेट 5% पे ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, 10 पे ये है, 15 पे ये है। ये जहाँ पे आपके आपका डिस्काउंट रेट जीरो है ना, इसको हम IRR कहते हैं। यानी कि ये जो फर्ज करें, ये मेरा ख्याल 19.5% है, एग्जैक्ट 20 नहीं है। ये जो आपका डिस्काउंट रेट है, इसको हम IRR कहेंगे, क्योंकि IRR फाइंड करने के लिए हम कहते हैं जी, IRR कब फाइंड होता है, जब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के। क्या मतलब है कि जब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, जब ये दोनों इक्वल होंगी तो आंसर इसका जीरो आएगा, तो आपका IR, वो जो आपका डिस्काउंट रेट होगा वो IRR कहलाएगा। ओके जी, आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, उसने 20% ही कहा है, जीरो है 20% पे, तो हम 20% हमारा जी IRR है। वो लाइन थोड़ी सी आगे पीछे थी, खैर चलें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैंने अभी बताया, इट इज अ रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। रेशियो है जी प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट की। अब एक और बात देख लें, ये जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, इसका आंसर जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है तो फिर ये एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट आ जाए जी, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ साथ साथ। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, द रेट ऑफ रिटर्न फॉर विच the sum of present values of inflow is equal to outflows। जी, अब देखिए जी, 10% पर हमने प्रेजेंट वैल्यूज मालूम की, 20% पर प्रेजेंट वैल्यूज मालूम की, 25% पर प्रेजेंट वैल्यूज मालूम की, तो हमारे पास दो डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। एक प्रेजेंट वैल्यू ये आई है, एक प्रेजेंट वैल्यू ये आई है। ये प्रेजेंट वैल्यू 1 है, ये प्रेजेंट वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 20% रेट पर है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, इसकी हम एक फार्मूला हमें मिलेगा, इंटरपोलेशन। हाँ, फार्मूले कहते हैं जी इंटरपोलेशन मेथड। कैसे करेगा वो जी, ये आ गया। इंटरपोलेशन मेथड में क्या होता है, IRR का फार्मूला, मैं फार्मूला आपको लिख दूं, इक्वल है जी R1 यानी कि लो इंटरेस्ट रेट प्लस डिफरेंस बिटवीन लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय लो इंटरेस्ट रेट की, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू 2
ठीक है जी, ये आपका टोटल फार्मूला है। जब हम इसको फाइंड करेंगे 0.2 सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे तो 23.4 हमारा IRR निकला है। ये वैल्यू जहाँ प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के, और आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। आगे चलेंगे, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, रेशनिंग कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। अच्छा जी, आगे आ गया हमारे पास कैपिटल रेशनिंग। When profitable investment option are more than the funds available, जी जब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो फंड से ज्यादा हो तो वो कैपिटल रेशनिंग होता है। अंडरस्टूड बात है। इस तरह अभी हम देख रहे थे, इनिशियल कैश आउटफ्लो जो 50,000 का है, IRR 50% है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,000 है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स 1.24 है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे के सारे एक्सेप्टेड है। इसमें हमने देखना है कि किसका IRR सबसे ज्यादा है, किसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है, किसकी प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। वो प्रोजेक्ट हम सबसे पहले नंबर पे रखेंगे जी। IRR देखें, आगे चल रहा है तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है 37% IRR, 20%, 26%, इनके नेट प्रेजेंट वैल्यू 11,000, 42,000, 1,000 है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 54,000 है, आउटफ्लो 65,000 है। तो तीनों की आउटफ्लो 65,000 है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 76,000 आ गई किसकी, CGFE की। तो मेरे ख्याल ये ज्यादा सूटेबल है। डिसीजन मेकिंग इन कैपिटल रेशनिंग, मैक्सिमम एनपीवी मैंने पहले बताया कि एनपीवी मैक्सिमम होगी। उसके बाद व्हाई द कंपनी सेलेक्टेड बेसिक इन प्रॉफिटेबल इंडेक्स गिव्स मैक्सिमम एनपीवी। जो मैक्सिमम एनपीवी होगी हम उन प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जी। मल्टीपल IRR, इन सम अनयूजुअल कैश फ्लोज वी मे एंड अप विद मल्टीपल IRR, दैट इज 2 IRRs ऑफ वन प्रोजेक्ट। समटाइम किसी एक प्रोजेक्ट के 2 IRR भी आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, पहले साल कैश आउटफ्लो हुआ 1600 का, फिर पहले साल यानी कि जीरो में, फिर 10,000 है, फिर -10,000 आ गया। तो इसमें देखें प्रेजेंट 25% भी सेम रेट्स आ रहे हैं, एट 400% भी सेम रेट्स आ रहे हैं, तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये मल्टीपल IRR होते हैं, लेकिन मल्टीपल IRR का हमें क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करते। अब आगे चलते हैं जी, हम देखेंगे काम की बात कौन सी आती है जी। इनिशियल ऑपरेटिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं है, रिस्क एंड कैपिटल बजटिंग जी। रिस्क हम पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। रिस्क क्या होता है मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न, ये हमारा रिस्क कहलाता है। जितना इनका डिफरेंस आएगा वो रिस्क कहलाएगा। हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, या अगर एक ही स्टॉक हो तो बीटा के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें हम सीख के आए हैं, वो इतना ही रखिए, बाकी ये जरूरत नहीं है जी। स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आखिर में बताता चलूँ कि इसका भी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व मिलेंगे, डिस्कशन वाइज मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा उसको व्हाइट बोर्ड पे भी समझा दूँ अगर टाइम मुझे मिला तो जी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।